हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस एक और बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं गेट 2021 के लिए, ठीक है, क्वालिफाइंग करने के लिए। तो यहां पर आज जो हमारा 30 डेज 40 मार्क्स का जो टारगेट है, तो यहां पर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, हम यहां पर जो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं 3-4 बार, ठीक है। सो इसको भी कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जो ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इस टॉपिक को मैं इसी एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, क्यों हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके टोटल कितने मेथड्स होते हैं, ओके, कि कितने टोटल मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन से होता है जो इससे सवाल आपका मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी सी बात यहां पर बता देना चाहता हूं, ठीक है, जिसके लिए आप लोग प्लीज पैनिक मत होइएगा। वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है, इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां पर मैं इस टॉपिक को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ, इट इज द, मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज द एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या होता है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है उसका एडवांस फॉर्म होता है, ठीक है। अब बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं हमको समझ में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो कि उसका एडवांस फॉर्म है वो हमको कैसे समझ में आएगा? तो यहां पर ऐसा कोई भी इसका प्रीवियस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ऐसा कोई इसका बहुत खास रिलेशन नहीं है कि अगर आपको एक टॉपिक समझ में ना आए तो आपको यहां पर ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पर आप लोगों को मान लीजिए कि अगर फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना था तो उसके लिए प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी था। अगर आपको काइनेटिक्स को समझना था तो स्टैटिक्स का नॉलेज होना जरूरी था। अगर आप लोगों को डायनामिक्स समझना था तो वहां काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी था। लेकिन यहां इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एडवांस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर हमें कोई इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं, और वो जो टेबुलर फॉर्म होता है वो एडवांस फॉर्म होता है उन इक्वेशंस का जो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहां पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, भले मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स देखते होंगे, बट जितनों ने भी देखा है मेरे लेक्चर्स, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बात बता देता हूं, मैं पिछले 6 to 7 मंथ से जेनिक का पार्ट रहा हूं। उससे पहले मैं एज अ प्रोफेसर भी मैं पढ़ाता था कॉलेज में। तो शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा इस मामले की मुझे हजारों लोग देखें, ठीक है। बट जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ाई की, उन लोग एक बात तो 100% मानते हैं कि मेरे पढ़ाने से चीजों को समझ में आ ही जाता है, और इतना कॉन्फिडेंस तो मैं अपने साथ लेके चलता हूं। तो मैं अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर थ्योरेटिकल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है, मैंने आपसे कहा कि एक एडवांस फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं। क्या होता है, हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, और उन सोर्सेज से हम क्या करते हैं, अपने डेस्टिनेशन में क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, हम अपने सोर्स से एक डेस्टिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ अपने नंबर ऑफ सोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ फैक्ट्रीज है, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ क्या है, फैक्ट्रीज है। अब फैक्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से मान लीजिए कि कोई भी हमारा डेस्टिनेशन है, फैक्ट्री में हमारा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर मैं फैक्ट्री से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में अपने सामान को भेजना चाहूंगा, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर ऐसे चुटकी बनाया और वहां से वो गायब हो गया और वहां पे वो बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है।
तो अगर मैं किस चीजों को ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूं तो वहां पर क्या होता है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या बन रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास फैन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जहां पर पंखों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, अब वहां पर क्या है कि वहां पर 3 से 4 डेस्टिनेशन है, वहां पर 3 से 4 डेस्टिनेशन है जहां पर मुझे इस सामान को पहुंचाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी चीज आपकी इनफाइनाइट नंबर में प्रोड्यूस होती है, कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी होती है। अब क्या होता है कि जहां पर भी डेस्टिनेशन होता है, मान लीजिए कि यहां पर कुछ डेस्टिनेशंस होते हैं, तो इन डेस्टिनेशन पे क्या किया जाता है, इन यूनिट्स को भेजा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हो सकता है कि डेस्टिनेशन 1 की कुछ n डिमांड्स हो, इसकी कुछ x डिमांड हो, इसकी कुछ y डिमांड हो, इसकी कुछ z डिमांड हो। ठीक है, और हो सकता है कि यहां पर अगर मैं किसी 2-3 जगह में ही अगर मैं किसी एक जगह भी ट्रांसपोर्ट करूं या किसी 2 जगह ट्रांसपोर्ट करूं तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं और जो डिमांड है वो 20,000 यूनिट की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस जगह डिमांड करूंगा, उस जगह ट्रांसपोर्ट करूंगा जहां पर मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। तो ओवरऑल हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर सोर्स से उसके डेस्टिनेशन तक का, वो मेरा क्या हो, मिनिमम लगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, मान लीजिए कि इस टाइप से है आप लोगों का। ठीक है, ये आपका रहा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल जैसा बना देता हूं ताकि वैसा ना लगे। 1 2, यस, दिस इज बेटर। ओके, और यहां पर इस टाइप से मैं इसको बना देता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें कुछ इस टाइप से दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दिया जाता है। और यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर हम लोगों को यहां पर सोर्स की वैल्यू दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4। ठीक है, यहां पर हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, यहां हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है, यहां हमारे पास होता है डेस्टिनेशन, यहां हमारे पास क्या होता है, डेस्टिनेशन। जो मैं बता रहा हूं पूरा उसको अच्छे से याद रखेंगे। डेस्टिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए डेस्टिनेशन D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये क्या है आपका D4 है। ओके, नाउ यहां पर क्या होता है, अगर ये एक मैट्रिक्स है, तो बहुत ध्यान रखिएगा क्या बात, कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। ठीक है, मैट्रिक्स जब भी हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ वैल्यूज दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि वो एलिमेंट आपका E1 है, यहां पर मान लीजिए कि आपका ये क्या है, E एलिमेंट है। अब मैं एलिमेंट को यहां पर किससे डिनोट कर रहा हूं, E से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है ये नंबर ऑफ रोज होता है, इसे हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं। और ये जो होता है, जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई एक वैल्यू लिख देता हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ वैल्यू लिख देता हूं, या फिर मैं इसको लिख देता हूं C मतलब कॉस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैं लिखता हूं C1, इसको मैं लिखता हूं C2, इसको मैं लिखता हूं C3, इसको मैं लिखता हूं C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 13, 14, 15, 16। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। अगर मैं सोर्स 1 से अपने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करूंगा डेस्टिनेशन D1 में, तो वहां पर यूनिट खर्चा ट्रांसपोर्ट करने का मुझे कितना लगेगा, C1 लगेगा। ठीक है, अब कोई भी दो क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी दो क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मैं S3 ले लेता हूं या D4 ले लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दो क्वांटिटी ले लीजिए। अगर मैं सोर्स S3 से अपने कुछ यूनिट्स को डेस्टिनेशन D4 में भेजूंगा, तो पर यूनिट खर्चा मुझे जो ट्रांसपोर्ट करने में लगेगा वो कौन सा लगेगा, C12 लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास सोर्स होता है, हमारे पास डेस्टिनेशन होता है। हम लोग सोर्स से क्या करते हैं, अपने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने डेस्टिनेशन में, और पर यूनिट का जो खर्चा होता है वो इनको यहां पर दिया जाता है। सो अगर यहां पर मैं थोड़ा सा इसको
इसको थोड़ा सा हटा दूं तो मैं यहां पर इसको क्या नाम दे सकता हूं, इसको मैं यहां पर नाम दे सकता हूं, इसको मैं यहां पर नाम दे सकता हूं Cij। इसको मैं यहां पर क्या नाम दे सकता हूं, इसको मैं यहां पर नाम देता हूं Cij। अब ये Cij क्या होता है, ये Cij का मतलब होता है, ठीक है, मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं Cij। अब I डिनोट करता है हमारे रो को और J डिनोट करता है हमारे कॉलम्स को, ठीक है। I किसको डिनोट कर रहा है, I हमारे रो को डिनोट कर रहा है और J हमारे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। J हमको किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। सो यहां पर ये जो Cij है ये है यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए C23, ठीक है, यानी कि मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम पे बात कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, C23 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अगर ये C23 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं सोर्स 2 से डेस्टिनेशन 3 पर जाऊंगा तो वो जो मेरा कॉस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, C23 लगेगा। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड किस में डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिनोट करते हैं Cij से। ठीक है, ये एक हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर एक और जो हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट, यहां पर ये होता है हमारे पास Xij। ये हमारे पास क्या होता है, Xij। अब ये Xij क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए फिर से हम लोग यहां पर आ जाते हैं। हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दिया जाता है, और उस जो मैट्रिक्स में उसमें जो उसके एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम Cij से डिनोट करते हैं, वो ith सोर्स से jth डेस्टिनेशन में जाने का यूनिट कॉस्ट को दर्शाता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या होता है कि आपके पास जो सोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास सप्लाई और एक होता है हमारे पास डिमांड। क्या क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास सप्लाई, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डिमांड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, ना ही सोर्स इनफाइनाइट नंबर पे आपका कोई चीज को मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी, ना ही जो डेस्टिनेशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर पे आपका क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है, इसकी अपनी कुछ वैल्यूज होती है। क्या होती है, इसकी अपनी कुछ फाइनाइट वैल्यूज होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सोर्स 1 है, यहां पर ये क्या है, सोर्स 1 है, आप इसे एक फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सोर्स है वो कुछ हो सकता है ना कि वो कुछ n नंबर ऑफ डिमांड्स ही कर पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा सप्लाई होता है, यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हम अपना सप्लाई लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर जो ये नीचे होता है ना फ्रेंड्स, यहां पर हम अपना डिमांड लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या सोर्स है, तो मान लीजिए कि इसकी सप्लाई ये कर सकता है, ये सप्लाई कर सकता है मान लीजिए N1, ये सप्लाई कर सकता है N2, ये सप्लाई कर सकता है N3 और ये सप्लाई कर सकता है N4। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा कि जो सोर्स 1 है वो N1 नंबर ऑफ यूनिट्स ही क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। आपका सोर्स 2 जो है वो N2 नंबर ऑफ यूनिट्स को ही क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। जो आपका सोर्स 3 है वो N3 और आपका सोर्स 4 है वो N4। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां सप्लाई होता है, यहां डिमांड होगा, कि यहां सप्लाई होगा, यहां डिमांड होगा। भाई सोर्स दे रहा है, डेस्टिनेशन ले रहा है। ठीक है ना, कैरम खेलते हो, कैरम में जो दो टीममेट्स जो आपस में होते हैं एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक वैसे ही देखो, सोर्स दे सकता है, डेस्टिनेशन ले सकता है। तो सोर्स देगा तो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, सोर्स इज सप्लाइंग, डेस्टिनेशन इज डिमांडिंग। तो यहां पर ये क्या होता है, ये मान लीजिए M1, M2, M3 और ये क्या हो जाएगा आपका M4। ठीक है, इसका मतलब ये आपका सप्लाई है, टोटल सप्लाई। जैसे मैं अगर सोर्स 3 की बात कर रहा हूं तो सोर्स 3 आपका N3 यूनिट से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। अब यहां पर जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे D1 की बात कर रहा हूं तो D1 M1 से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी वो मैक्सिमम लिमिट है। D2 आपके M2 से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता। D3 आपके M3 से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता और D4 आपके M4 से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता।
ठीक है, तो इस टाइप का आपको क्या होता है, क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना रहता है, इसको सॉल्व करना रहता है। नाउ अब यहां पर जो xij है, यहां पर जो मैंने अभी लिखा xij, ठीक है, xij ये होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith सोर्स और फैक्ट्री आप लिख सकते हैं, और फैक्ट्री टू, ये यहां पर क्या होता जाएगा, jth डेस्टिनेशन, jth डेस्टिनेशन। समझ में आया? एक आपका था CIJ क्या था, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ith सोर्स से jth डेस्टिनेशन का टोटल कितना रेट लग रहा था, ठीक है, एक यूनिट का। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ith सोर्स से लेकर jth डेस्टिनेशन तक। तो अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं, अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, सिंगल के लिए क्या होगा, सिंगल के लिए होगा CIJ इंटू XIJ, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर जब हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ चीजों को यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, यहां पर जो सबसे पहली चीज हम लोग को वो ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये ध्यान रखनी पड़ती है, कंडीशन 1, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे ES लेवल पे भी अगर आप बात करें तो गेट में क्या होता है, सबसे पहली चीज जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखेंगे कि आपका जो सबमिशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो सप्लाई है, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिमांड होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मतलब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका डिमांड ज्यादा हो जा रहा है आपके सप्लाई से, या जो आपका सप्लाई ज्यादा हो जा रहा है डिमांड से, तो उस केस में क्या होता है, अनबैलेंस सॉल्यूशन आता है, मतलब वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी चीज हम क्या करते हैं, ये हमारा कंडीशन 1 होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में, अगर हमको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो टोटल सप्लाई है वो हमारा टोटल डिमांड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर कोई भी चीज वहां पर कम हो जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई हमारा कम हो जा रहा है डिमांड से, या डिमांड हमारा कम हो जा रहा है सप्लाई से, तो हम वहां पर डमी रो या डमी कॉलम को ऐड कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मेरा सप्लाई मेरे डिमांड से कम है तो हमें सप्लाई जोड़ना पड़ेगा, यहां पर सप्लाई को ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं सप्लाई को ऐड करूंगा तो मुझे वहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस चीज को, सबसे ध्यान से देखिएगा, इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, पहले लिख लेते हैं, इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अभी मैं कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है। अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, मतलब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये आपका ग्रेटर है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अगर इससे ज्यादा है तो यहां पर अगर मैं इस चीज को, अगर मैं इस साइन को इक्वल टू करना चाहूंगा, तो मुझे यहां पर प्लस M5 जोड़ना पड़ेगा, प्लस यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, M5 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर आइए, अब यहां पर वापस आइए, यहां पर मैं M5 को जोड़ रहा हूं। M किसको डिनोट कर रहा है, M यहां पर कॉलम को डिनोट कर रहा है, मतलब यहां पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, डमी कॉलम, ठीक है। और वहां पर जो कॉस्ट की वैल्यू होगी वो हम 0 0 लिख देंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, डमी कॉलम विल बी एडेड, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, डमी कॉलम इज एडेड, ठीक है, डमी कॉलम इज एडेड। उसके बाद अगर आपका क्या होगा, इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, अगर आपका डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक डमी रो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका एक डमी रो ऐड हो जाएगा,
अब ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो Cij आपको पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है वो उसके एलिमेंट होते हैं। अगर मैं कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉलम या रो ऐड कर रहा हूं तो वहां पर तो हम लोग अपने हिसाब से कोई भी तो एलिमेंट ले नहीं लेंगे, यानी कॉस्ट की वैल्यू तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वहां पर जो हम ये Cij की वैल्यू है, इन दैट केस द Cij वैल्यू, जब भी हम डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करते हैं तो वहां पर जो Cij की वैल्यू होते हैं उसे हम क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं। तो इन बोथ दिस केसेस द वैल्यू ऑफ Cij इज टेकन एज 0, उस कॉलम या उस रो के लिए जिसे हमने डमी तरीके से ऐड किया है। समझ में आया? बहुत इजी है, क्वेश्चन बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप एलोकेशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर सारे कॉस्ट को एलोकेशन होता है। जैसे ये जो Xij है, इट इज एलोकेशन टू Cij। ठीक है, ये Xij को मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए एलोकेट किया है। ठीक है, तो सारे एलोकेशन नहीं होते, यहां पर एलोकेशंस जो होते हैं वो कुछ कुछ बॉक्सेस के लिए होंगे, यानी कुछ कुछ कॉस्ट के लिए होंगे। क्योंकि अगर मैं जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इसको कुछ एलोकेट किया तो यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई भी घट जा रही है और डिमांड भी घट जा रही है ना। समझ में आ रहा है? मैं सब समझाऊंगा आपको लोगों को, जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजीली आ जाता है। तो यहां पर जो हम ये Xij की जो एलोकेशन कर रहे हैं, सो द नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है, यहां पर हमको क्या करना रहता है, द नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ एलोकेशन मस्ट बी इक्वल टू, यहां पर जो एलोकेशन हम करते हैं उनका जो क्वांटिटी होता है, जो नंबर होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, जहां पर या फिर आप जहां पर आप क्या लिख सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं कि m इज द नंबर ऑफ रो। ठीक है, m आपका नंबर ऑफ रो होता है, n आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, n आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करूं, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो एक एग्जांपल है। तो यहां पर टोटल कितने रो हैं, 1 2 3 4, यहां पर 4 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर टोटल 4 कॉलम है और 4 रो है। तो यहां पर आपका जो एलोकेशन आना चाहिए इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो वो कितना आना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए यहां पर 7 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 होता है तो यहां पर ध्यान रखिए कि आपका जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इफ एलोकेशन, अगर आपका एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 है, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज, then the solution is known as feasible solution। क्या हो जाता है आपका, feasible solution। तो आपका वो क्या हो जाता है, feasible solution हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? पहला चीज तो आपको ये चेक करना है कि आपका नंबर ऑफ जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है या नहीं। अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर, ये मैंने लिख दिया है कि अगर आपका सप्लाई, कहां गया, अगर आपका सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो आप एक डमी कॉलम ऐड करेंगे, वहां पर जो यूनिट कॉस्ट की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे। अगर आपका डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो डमी रो वहां पर आप ऐड करेंगे, उस डमी रो को जहां पर आपने ऐड किया है तो उसके एलिमेंट्स की वैल्यू भी आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, जो आपके नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 होगा तो वहां पर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, जहां पर m आपका नंबर ऑफ रो होता है और n आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। दिस इज कंपलसरी। ठीक है, एग्जाम में आप ये चीज जरूर चेक करिएगा। हालांकि आजकल जो गेट के क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा चेक करना पड़ता, बट ऐसा नहीं होता है। 99% केस में आपका फिजिबल सॉल्यूशन ही आता है। ठीक है, सो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी सिलेबस में है तो मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एलोकेशन आपका क्या होना चाहिए, एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, एलोकेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, एक तो आपने बोला कि भाई, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि एलोकेशन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
ठीक है, तो यार इंडिपेंडेंट अभी तो एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि यहां पर जो आपको एलोकेशन दिया जा रहा है, यहां पर जो मैं एलोकेशन कर रहा हूं, ये कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए, है ना। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ लूपिंग। इसका मतलब क्या? मान लीजिए कि एक मैंने यहां पर किया, एक मैंने यहां पर किया, ठीक है, एक मैंने यहां पर किया, एक यहां पर किया, एक यहां पर किया और एक यहां पर किया। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक मान लीजिए यहां पर किया। मान लीजिए कि मेरे इतने एलोकेशन है, तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि आपके नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 है कि नहीं। तो यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशन 7 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, यहां पे एलोकेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पर ये देखिए कुछ लूप जैसा बन रहा है, तो ये लूप नहीं बन रहा चाहिए, ये लूप आपका नहीं बनना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखिए अगर आपके एलोकेशन किसी तरह का लूप फॉर्म कर रहा है, मतलब वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी आ जाता है। क्या आ जाता है? अगर वहां पर आपका लूप फॉर्म हो रहा है तो लूप फॉर्म होने की वजह से ये माना जाता है कि वहां पर अ टाइप ऑफ डीजनरेसी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये डीजनरेसी क्या होता है? तो ये आपका काम है, जाइए इसको गूगल में सर्च करिए, थोड़ा अपने खुद से भी मेहनत करिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी, ठीक है। तो डीजनरेसी मस्ट नॉट बी देयर, डीजनरेसी मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। मतलब यहां पर डीजनरेसी नहीं होना चाहिए, और डीजनरेसी ना हो इसके लिए जरूरी है कि आपके जो एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंटली रखे जाए, इंडिपेंडेंटली बनाए जाए। एक्चुअली मतलब वही होता है उसका, डीजनरेसी का मेन मीनिंग वही होता है कि डीजनरेसी में आपका जो एलोकेशन है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नियम होते हैं, ये नियम होते हैं, ठीक है। तो इस नियम के तहत हमको क्या करना पड़ता है? हमको क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा नाउ यहां पर ये तो कुछ चेकिंग पॉइंट्स हो गए कि हाँ भाई मुझे ऐसे चेक करना है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जनरली 5 मेथड्स होते हैं। यस आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करने के, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करने के आपके 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। आपके 5 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला मेथड आपका होता है नॉर्थ वेस्ट मेथड। क्या होता है आपका? नॉर्थ वेस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट मेथड, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है रो मिनिमा मेथड। क्या होता है आपका? रो मिनिमा मेथड, ठीक है, रो मिनिमा मेथड। तीसरा जो होता है आपका वो होता है कॉलम मिनिमा मेथड। तीसरा जो होता है आपका कॉलम मिनिमा मेथड, ठीक है, कॉलम मिनिमा मेथड। चौथा जो होता है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो एग्जाम में एक्चुअली में पूछा जाता है, वो होता है आपका वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो टोटल ये 5 मेथड होते हैं जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आपको ये चेक किया जाता है कि आपका ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी कि आपका जो मिनिमम कॉस्ट है वो किसके लिए आ रहा है। ऑल्दो आप जब भी चेक करोगे तो आपका सबसे मिनिमम कॉस्ट किसके लिए आएगा? वोगल्स एप्रोक्सीमेशन से ही आएगा, ठीक है। तो ये सब तो बातें हो गई, ज्ञान की बातें हो गई। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से रख लिया था, ठीक है, ओके। नाउ यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका सोर्स है S1 S2 S3, यहां पर आपका डेस्टिनेशन है D1 D2 D3, यहां पर आपकी सप्लाई दी गई है, यहां पर आपकी डिमांड दी गई है, ओके। नाउ मैं एक एक करके बताऊंगा एलोकेशन कैसे करेंगे, हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया? मैंने आप लोगों को यही तरीका बताया है कि जब भी आप लोग इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है या नहीं। तो देख लो भाई, यहां पर टोटल सप्लाई कितना है? 150 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 300। 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 50 300। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना है? 100 प्लस 150 250,
250 प्लस 125 375। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई जो है दिस इज लेस देन टोटल डिमांड। टोटल ये क्या है, डिमांड। यहां पर जो टोटल सप्लाई है वो लेस देन है टोटल डिमांड से। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एक डमी रो को जोड़ना पड़ेगा। क्यों डमी रो? आप बोलेंगे सर कॉलम क्यों नहीं जोड़ोगे आप? कॉलम इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि मैं जोड़ कहां रहा हूं, मैं इधर जोड़ रहा हूं ना, प्लस 75। कितनी कमी है मेरे पास? 75 की कमी है। ये 300 है, ये 375 है, तो इसमें 75 की कमी है, तो 75 की कमी को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं ना, तो यहां पर क्या होगा, एक मेरा क्या हो जाएगा, आपका जो रो है वो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ यहां पर जब आप इस रो को जोड़ोगे, अच्छा ये जो है ये यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है आपको 247631, ठीक है, 532, तो ये आपको यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 तक अगर आप एक यूनिट का जो पहुंचाते हैं तो उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपको कितना लगेगा, 2 रुपए लगेगा। अगर मान लीजिए आप सोर्स 2 से D2 जाते हैं तो वहां पर आपको कितना रुपए लगेगा, 3 रुपए लगेगा पर यूनिट कॉस्ट। आप मान लीजिए S2 से D3 जाते हैं तो S2 से D3 जा रहे हैं तो आपको कितना लगेगा, 1 लगेगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि सर जहां पे सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है हम उसको ले लेते हैं, तभी तो हमको सबसे कम पैसा पड़ेगा। देखिए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो एलोकेशन है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले जब मैं डिमांड और सप्लाई को बराबर कर लूंगा तो ये हमको चेक करना पड़ता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि कहीं की दूरी कम है पर वहां पर वो ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं की दूरी ज्यादा है पर वो ज्यादा हमसे डिमांड कर रहा है। मान लीजिए कि आपको 10 जगह पहुंचाना है, आपको 10 जगह पहुंचाना है तो 10 जगह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, कहीं कम लग सकता है कहीं ज्यादा लग सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई डेस्टिनेशन है, वो बोल देती कि भाई आप अपना सारा सामान हमको बेच दीजिए और बदले में 3 रुपए पर यूनिट ले लीजिए, तब आप बोलेंगे यार ये ज्यादा फायदेमंद है, एक ही बार में पहुंचा दो, सारा सामान दे दो और जो पैसा है लग गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पर हमको ये देखना पड़ता है कि एलोकेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। ठीक, चलो अब मैं इसको क्या कर देता हूं, बैलेंस कर दिया। तो जब मैंने इसको बैलेंस किया तो देखिए यहां पर क्या हुआ, मैंने यहां पर इस 75 को ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। इस 75 को जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 75 कितना हो गया, 375। और अब यहां पर देखिए 100 प्लस 150 प्लस 125 375। ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में ही हम लोग का पूरा ये लेक्चर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पांचों मेथड में बताने वाला हूं। ठीक है, बाकी जगह तो 2-2 मेथड बढ़ा के ही निकाल देते हैं, मैं पांचों मेथड कोशिश करूंगा आपको बताने का। ठीक है, सो यहां पर आपको देखिए यूनिट कॉस्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर सोर्स है और यहां पर डेस्टिनेशन है, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा सोर्स डेस्टिनेशन ऐसे करके। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला मेथड हम जो यूज करेंगे वो होगा नॉर्थ वेस्ट मेथड। क्या होगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट मेथड। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। नॉर्थ वेस्ट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई डायरेक्शन सेंस आप लोग जानते हैं, आप बोलेंगे जी सर हम बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा पड़ा, ये वाला पड़ा कि नहीं पड़ा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ा। यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, यहां पर लगाना है। अब यहां पर क्या होता है कि आपके पास जो ये वैल्यूज दी गई है इसके सबसे नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट पे आप जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट कौन सा है, देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये वेस्ट, मतलब सबसे पहले हम लोग किसको अलॉट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस 2 को अलॉट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको नंबर ऑफ यूनिट्स को अलॉट करना रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, अब देखिए मैं 2 को कितना अलॉट कर सकता हूं, मैं इसको 100 भी अलॉट कर सकता हूं। देखिए यहां पर कितना है, 100 है। यहां पर जो डेस्टिनेशन D1 D2 ये है D3, ये है आपका S1 S2 S3 और S4। ठीक है, मैं इस D1 को 150 भी दे सकता हूं और मैं इसको 100 भी दे सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको कितना दूंगा, मैं एक्चुअली इसको देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। D1 में अगर मैं इस एलिमेंट को कंसीडर किया हूं तो मैं सोर्स 1 से D1 जा रहा हूं। ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूं, सोर्स 1 इसको 150 दे सकता है, लेकिन डिमांड कितनी है, डिमांड तो 100 की है ना। समझ रहे, कुल मिला के इतना ध्यान रखिए कि जो 2 क्वांटिटी होगी उनमें से जो सबसे मिनिमम होगा उसको हमको लेना है। ठीक, चलो
तो इसमें मैंने ले लिया यहां पर 100। ये जैसी मैंने 100 लिया, अब यहां पर मेरी पूरी डिमांड पूरी हो गई, मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर क्योंकि इसने सोर्स ने इसको 100 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास 50 बचा, ठीक है। इसके पास क्या बचा, 50 बचा। चलो अब ये 50 बचा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं काट दूंगा। ये लीजिए भाई, ये मेरा कट गया। एक बार मेरा ये रो या कोई भी कॉलम कट गया, अब उसके आप किसी भी एलिमेंट को एलोकेशन नहीं दोगे, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। एक बार ये 0 हो गया, ये यहां पर 0 हो गया, तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को काट दिया। एक बार मैंने इस कॉलम को काट दिया, अब यहां पर आप किसी भी कॉस्ट को एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिर मैं जाऊंगा नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, कौन सा है, 4 है। चलो भाई, अब इस 4 को मैं दे सकता हूं, कितना दे सकता हूं, सोर्स 1 इसको पहुंचाएगा, तो सोर्स 1 इसको 50 दे सकता है, डिमांड इसकी 150 की है, तो यहां पर मैं कितना दे पाऊंगा, यहां पर मैं इसको सिर्फ 50 दे पाऊंगा, तो यहां पर मैंने इसको दे दिया 50, तो ये कितना हो गया, ये मेरा 0 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 100 हो गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या करता हूं, इसको यहां से काट देता हूं, ये मैंने काट दिया। अब मैं इसको और एलोकेट नहीं कर सकता, अब मैं इसको और एलोकेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब कौन से, इस रो को। अब फिर हम लोग नॉर्थ वेस्ट जा रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में मेरे पास कौन सा है, ये 3 है। अब इसको मैं क्या दे सकता हूं, इसको मैं यहां 100, देखिए सोर्स 2 इसको 100 दे सकता है, और डिमांड भी यहां पर 100 की है, सोर्स 2 इसको 100 दे सकता है, और डिमांड भी 100 की है। चलिए ठीक है भाई, यहां पर मैंने 100 दे दिया, तो 100 दिया, तो भाई ये भी मेरा 0 हो गया, और ये भी मेरा क्या बच गया, 0 हो गया। इजी है ना, बहुत इजी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत इजी है। तो यहां पर ये भी मेरा गया, और ये भी मेरा गया, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या बचा, उसके बाद तो बस मेरे पास ये 2 ही एलिमेंट बचा, तो बस हम लोग इसको दे देते हैं, इसको मैं 50 दे दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास 50 बचा, और ये मेरे पास कितना बचा, 75 बचा, ठीक है। क्योंकि अब और कोई चारा तो बचा ही नहीं है ना, हमारे पास यही 2 एलिमेंट बचे लास्ट में, तो ये भी मेरा 0 हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया, और देखिए 50 + 75 125, ये भी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो एट लास्ट आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें, यहां पर आपकी पूरी सप्लाई भी 0 हो चुकी है, आपकी पूरी डिमांड भी 0 हो चुकी है, यानी कि सारा जो आइटम है वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहां पर चेक कर लेता हूं मैं कि यहां पर मेरा टोटल एलोकेशन कितना हो रहा है। यहां पर कितना रो है, 1 2, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है, यहां पर है मेरा, ठीक है, यहां पर है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 1 सेकंड, मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था, यहां पर मेरे पास देखिए, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 3 और 3 थे, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर नंबर ऑफ रो, m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी 3, और n की वैल्यू भी कितनी थी, 3, तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होना चाहिए, 3 + 3 3 + 3 - 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन मेरा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं कितने मैंने एलोकेशंस किए हैं। मैंने यहां पर एलोकेशन किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये डमी, ये 0 वाला, आप यहां पर तो 4 कॉलम है और 4 रो है, देखिए ये जो चौथा है ये डमी हमने ऐड किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है, ये हमने ऐड किया इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 × 3 फॉर्म का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या ये कोई लूप बना रहा है, क्या ये कोई लूप बना रहा है, देखिए ऐसे नहीं, लूप भी नहीं बना रहा है। तो ये क्वेश्चन जो ये सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, दिस इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, और ये फिजिबल सॉल्यूशन है, तो यहां पर टोटल कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और यहां पर जो टोटल कॉस्ट लग रहा है मेरा, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, यहां पर मैं बता देता हूं, 2 × 100, ठीक है। एक यूनिट का 2 रुपए लग रहा है, कितना यूनिट बेच रहा हूं मैं, 100, 2 × 100 प्लस 4 यूनिट, एक यूनिट का 4 रुपए, और टोटल 50 यूनिट, 50 × 4, ठीक है, प्लस एक यूनिट का 3, टोटल 100 यूनिट, 100 × 3, प्लस यहां पर है 50 × 2, 50 × 2, प्लस यहां पर कितना है 75 × 0, 75 × 0। तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 200 300 100 400 700 800 रुपए। यहां पर जो टोटल रुपीज आ रहा है आपका, ये कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है,
ठीक है, मतलब अगर मैं नॉर्थ वेस्ट मेथड से यहां पर आपको एलोकेशन दे रहा हूं तो जो टोटल मिनिमम कॉस्ट, जो कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है कंपनी को, वो कितना कंपनी को बियर करना पड़ रहा है? 800 रुपए बियर करना पड़ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? ये पहला मेथड हुआ जिसे हम नॉर्थ वेस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी होता है, सबसे हल्का इजी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है, इसलिए मैं सारे को बताऊंगा। अगर मुझे सिर्फ एक ही पढ़ाना होता तो मैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन पढ़ा देता, आपका काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर फिर हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहां पर जो सेकंड यू हमारा जो होता है वो होता है रो मिनिमा। सेकंड हमारा कौन सा होता है? रो मिनिमा। सेकंड हमारा है रो मिनिमा, रो मिनिमा। ठीक है, अब रो मिनिमा में क्या, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो भी आपका रो है वहां पर जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी है उसको देखना है। यहां पर जो भी आपको रो दिया गया है वहां पर जो मिनिमम क्वांटिटी है उसको हमें देखना रहता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहां पर तो टोटल 4 रो है हमारे पास, डमी को मिला के हमारे पास टोटल 4 रो है, तो हम लोग हमेशा सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा रो 1 ये है, ये हमारा रो 1 है। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप सोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं विद टर्म्स ऑफ रो लिख रहा हूं। अब यहां पर देखिए पहले रो में, देखिए पहले रो में आप क्या चाहेंगे? सबसे कम पैसा आपको देना पड़े, सबसे कम पैसा आपको देना पड़े तो आप कौन सा लेंगे? आप 2 को लेंगे। 247 में सबसे कम पैसा किस में लग रहा है? 2 में लग रहा है, तो आप सबसे पहले 2 को एलोकेट करेंगे। कितना एलोकेट करेंगे? 100 एलोकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स आपको 150 दे सकता है पर आपकी डिमांड सिर्फ 100 की है, तो आप कितना लेंगे? 100 ही लेंगे। ठीक है ना, जितना डिमांड है उससे ज्यादा नहीं ले लेंगे। ठीक है, या मैक्सिमम सोर्स आपको, आप सोर्स कम है और आपका डिमांड ज्यादा है तो वहां से आप ज्यादा मंगा भी नहीं सकते, जितना वो भेज सकते हैं उतना ही ले पाएंगे। ठीक है, तो हर केस में आपको मिनिमम ही देखना है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपका ये 0 हो गया, यहां पर आपका ये 50 बच गया। ठीक है, लो भाई ये कट गया मेरा, ये कट गया। अब आप बोलेंगे सर अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि भाई रो मिनिमा में अब कौन सा रो ले? हमने पहला रो तो ले लिया, ठीक है, पहला रो ले लिया, पहले रो में मैंने एलोकेशन किया, लेकिन जब तक आपका वो रो कैंसिल नहीं होगा हमको वहां पर एलोकेशन देते जाना होगा, इसीलिए इसको रो मिनिमा कहते हैं। ठीक है, हमने पहला रो लिया, पहले रो में हमने एलोकेशन किया, लेकिन हमारा पहला कॉलम कट गया, हमारा पहला रो नहीं कटा। जब तक हमारा रो कैंसिल नहीं होगा हम वहां पर एलोकेशन देते रहेंगे। तो जो दूसरा एलोकेशन आएगा वो किस में आएगा? 4 में आएगा। क्यों? क्योंकि 4 अब मिनिमम है। 4 और 7 में कौन सा कॉस्ट मिनिमम है? 4 मिनिमम है। तो वहां पर देखिए आप 150 डिमांड है और आप 50 ही दे सकते हैं, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? 50 लिखेंगे। ये आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो गया? 100। ये डिवाइड नहीं है, ये बची हुई क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया? ये पहला रो आपका चला गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? दूसरा रो। अब दूसरे रो में आप इस एलिमेंट को नहीं ले सकते क्योंकि ये पहले कॉलम में कट चुका है, तो यहां पर 1 है और 3 है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? मिनिमम कॉस्ट कौन सा है? मिनिमम कॉस्ट आपका 1 है, तो यहां पर आप या तो उसको 100 आप उसको दे सकते हैं और आपकी डिमांड 125 है, तो आप उसको 100 ही दे पाएंगे। ये आपका हो गया 0 और यहां पर आपका कितना बचा? 25। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ? यहां पर ये भी कट गया, यहां पर ये भी कट गया। अब आपके पास ये 2 बचा। अब इन दोनों में से सबसे मिनिमम कौन है? सबसे मिनिमम 2 है, तो आप 2 को एलोकेट कर दीजिए। 2 को एलोकेट कितना करेंगे आप? 25 दे सकते हैं। 50 आपकी 50 आपका सप्लाई है, 25 ही आप दे सकते हैं, तो आप इसमें करेंगे 25। ये हो गया 0, यहां बच गया 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कट गया। अब आपके पास यही दोनों बचा, यही दोनों बचा, तो आपके पास क्या हो गया? देखिए आप इसे कितना दे सकते हैं? यहां से आप इसको 25 दे देंगे, ठीक है, और यहां से आप, यहां से जैसे आपने इसको 25 दिया, ये 0 हो गया, यहां से 75 आप इसको दे देंगे, ये 75, तो ये भी कितना हो गया? 0 हो गया, और 25 75 ये कितना होगा? 100, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए आपके पास टोटल एलोकेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है। ठीक है, तो m+n-1। अब देखिए यहां पर, अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो 6 एलोकेशन हो गया। भाई देखिए एक एलोकेशन 0 पे है, तो यहां पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप यहां पर अब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर उससे कम नहीं होना चाहिए, m+n-1 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एलोकेशन, अब ये जो डमी में हमने एलोकेशन लाया है, एक्चुअली में हमारा कितना एलोकेशन होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट आपका कितना निकल के आ रहा है? चलिए इसको देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट।
ठीक है, देखिए बेस्ट तरीका है कि आपने सही किया या नहीं। आप देखिए लास्ट में सब जीरो बच गया आपके पास, ना कोई सप्लाई बच गई ना कोई डिमांड बच गई। ठीक है, तो मतलब आपने जो एलोकेशन किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 इंटू 100, ठीक है, प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 100, ये क्या आ गया 1 इंटू 100 प्लस ये आपका आ गया 8 इंटू 25, 25 इंटू मतलब इसको 8 कर लीजिए, प्लस ये आपका आ गया 25 इंटू 2, ये ज्यादा रुपए आ रहा है, आप ध्यान दीजिए ज्यादा आएगा शायद, 0 इंटू 75। तो यहां पर ये कितना आ रहा है 200, ये कितना आ रहा है 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 50, ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो 400, 500, 600, 700, 750 कम रुपए आ रहा है, तो 750 रुपए आपका कितना आ रहा है 750 रुपए। तो यहां पर आप देखिए रो मिनिमा से जब आपने किया तो कंपेयर टू जो नॉर्थ वेस्ट मेथड आ रहा है वो कम आ रहा है। एक बार मैं आंसर चेक भी कर लेता हूं, एक बार मैं आंसर, यस 750 इज द राइट आंसर, 750 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रो मिनिमा मेथड हो गया। अब जो तीसरा होता है फ्रेंड्स, अब जो तीसरा होता है वो तीसरा भी क्या होता है, अब जो तीसरा होता है, चलिए तीसरे को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर तीसरा जो होता है ये आपका क्या होता है कॉलम मिनिमा। जो थर्ड टाइप का जो होता है ये आपका क्या होता है, थर्ड आपका होता है कॉलम मिनिमा, कॉलम मिनिमा। तो जिस तरह से आपने रो मिनिमा को सॉल्व किया था, जिस तरह से आप लोगों ने रो मिनिमा को सॉल्व किया था उसी तरह से आप क्या करेंगे कॉलम मिनिमा को ही करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला कॉलम लेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको समझाने में। तो पहले कॉलम में सबसे कम पैसा कौन सा है, तो आप जीरो को कंसीडर करेंगे यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने डमी किया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसको 75 अलॉट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा 25 और यहां पर कितना बचा 0। ठीक है, ये कितना हो गया, यहां से गायब। अभी ये पहला कॉलम अभी कटा नहीं है तो हम इस कॉलम को अभी भी कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद क्या बचा आपका, ये 2 बचा, सबसे मिनिमम कॉस्ट, तो इसको हम एलोकेट करेंगे। कितना करेंगे, यहां पर हम 25 एलोकेशन करेंगे। तो यहां पर बच गया 0 और यहां पर आपका बच गया 125। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कट गया, यहां पर आपका ये पहला कॉलम कट गया। अब आप आते हैं दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम में देखिए कौन कौन सा प्राइस है, 3, 4, 8। आप किसको करेंगे, 3 को करेंगे। 3 को आप कितना करेंगे 100 एंड 150, 100, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका। अभी भी आपके पास ये कॉलम बचा है तो यहां पर आप किसको एलोकेट करेंगे, 4 को एलोकेट करेंगे। तो जब आप 4 को एलोकेट कर रहे हैं तो आपके पास 50 बचा है और यहां पर 125 बचा है, 50 आपने कर लिया। तो ये हो गया आपका 0 और ये आपका क्या हो गया 75, 75, ये आपका कितना हो गया 75। तो यहां पर आपका कौन सा कॉलम कट गया, आपका ये कॉलम भी अब कैंसिल हो गया। अब बचा है आपके पास सिर्फ ये 2, अब बचा है आपके पास ये 2। तो देखिए इसको मैंने कितना कर दिया, यहां पर मैंने किया 75, ठीक है, तो ये हो गया 0 और यहां पर मैंने इसको किया 50, तो ये हो गया आपका 0 और 75 प्लस 50 ये आपका बनना चाहिए 125। तो देखिए नीचे 125 है, ये भी आपका कितना हो गया 0। और टोटल एलोकेशन कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6, m+n-1 से ज्यादा है। ठीक है, या तो m+n-1 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो है आपका। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो यहां पर भी मैं टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, टोटल कॉस्ट यहां पर कितना आ रहा है 25 इंटू 2, ठीक है, प्लस 50 इंटू 4 प्लस 75 इंटू 7, 75 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 प्लस 75 इंटू 0। ठीक है, सो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा 50 प्लस 200 प्लस 35, ये 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 525। ओके, तो ये काफी ज्यादा आ रहा है। प्लस ये क्या आ गया 300 प्लस 100 प्लस 0। तो यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है फ्रेंड्स वो कितना आ रहा है 300, 400, 600, 650, 675, 1175 रुपए आ रहा है।
ये आपका कितना रुपए आ रहा है 1175। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे कितना पैसा आ रहा था 750, उससे पहले आपका कितना आ रहा था 800। तो यहां पर अभी तक हमने जितने भी मेथड किए उसमें सबसे महंगा अभी तक किसमें आ रहा है 1175। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आए, इस क्वेश्चन के लिए तो सबसे ज्यादा रुपए आ रहा है किसमें कॉलम मिनिमा में। अच्छा, कॉलम मिनिमा में हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कॉलम मिनिमा हो या रो मिनिमा हो, जब तक पहला रो या पहला कॉलम आपका पूरी तरह से कैंसिल ना हो जाए तब तक आप उसमें प्रोसीड करते रहेंगे। एक बार आपका रो या कॉलम कैंसिल हुआ तब आप दूसरे रो और कॉलम में प्रोसीड करेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने ये वाला किया, ठीक है, इसमें किया तो यहां पर क्या हो, जब तक पहला मेरा कॉलम कटा नहीं मैं दूसरे कॉलम में नहीं गया, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बाद आपका आता है, हमने तीनों मेथड यहां पर डिस्कस कर लिया। जो चौथा मेथड होता है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो यहां पर भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड, यहां पर क्या आ जाता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। चलो भाई लीस्ट कॉस्ट मेथड को भी देख लेते हैं, क्या होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। बहुत इजी है, आपके जितने भी ये सब जो कॉस्ट दिए हुए हैं इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा सबसे पहले आप उसको असाइन कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो सबसे लीस्ट पैसा होता है, सबसे कम पैसा जो आपको लगता है उसको आप सबसे पहले एलोकेशन करो, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे कम पैसा कौन सा, इसमें 0 है। अब आप बोलोगे सर इसी को क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं इसको ले रही है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। मैं यहां पर इसको ले लेता हूं, ठीक है। वो हम लोग की आदत होती है ना, हम लोग लेफ्ट टू राइट हमेशा प्रोसीड करते हैं, तो मेरी भी आदत है, इसलिए मैंने यहां पर 0 को प्रोसीड किया। यहां पर देखिए 75 दे सकता हूं 100, तो मैं यहां पर इसको कितना दे दूंगा 75 दे दूंगा। यहां पर ये हो गया 0, यहां पर ये बच गया 25 गया, ये वाला लाइन आपकी गई, ठीक है। अब आपके पास कौन सा बचा, अब देखिए ये कट गया है, अब आपका ये कट गया तो आप इसको नहीं ले सकते। अब आप देखिए कौन सा है सबसे कम रुपए, कौन सा है 1 है आपका, सबसे कम रुपए आपका क्या बचा 1 को आप 100 और 125, तो इसमें आप क्या एलोकेट करेंगे 100, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 25, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए अब यहां पर कौन सा है, अब यहां पर है 2, तो यहां पर भी है यहां पर भी है, ठीक है, दोनों तरफ है। आपको इसको भी एलोकेट कर सकते हैं, इसको भी एलोकेट कर सकते हैं, कोई भी मर्जी है। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको एलोकेट कर देता हूं, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको मैंने किया 25, तो ये हो गया मेरा 0, ये बच गया मेरा 25, तो यहां पर मेरा क्या कैंसिल हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। जहां जहां 0 होता जा रहा है आप उसको कैंसिल करते जाइए, ठीक है। अब आपके पास कौन सा सबसे मिनिमम कॉस्ट बचा, फिर से यही 2 बचा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, इसको करते तो फिर यहां पे लेना पड़ता, ठीक है। तो कोई बहुत इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 25, यहां पर ये हो गया 0 और यहां पर ये हो गया 125, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा, अब आपके पास बस ये 2 एलिमेंट ही बचे। अब आपके पास क्या बचा, ये 2 एलिमेंट बचा, तो चलो इसको एलोकेट कर दो। इसको मैं दूंगा 125, ये हो गया 0, इसको मैं दूंगा 25, ये हो गया 0, 125 25 150 होना चाहिए, देखिए 150 से नीचे, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो गया 0, एट लास्ट क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 0, सभी मेरा 0 हो गए। तो यहां पर भी मेरे टोटल एलोकेशन कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर भी टोटल उतना ही एलोकेशन है। तो यहां पर मेरा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट ये कितना आ रहा है 25 इंटू 2 प्लस 125 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 2 प्लस 75 इंटू 0। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका टोटल, ये आपका आ रहा है 50 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 0, यही आ रहा है। तो 500 600 800 900, तो ये आपका टोटल कितना रुपए आ रहा है 900 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी किया, अभी तक हमने जितना भी किया उसमें सबसे कम रुपए जो मेरा आया है वो नॉर्थ वेस्ट मेथड में आया है, ठीक है। कितना रुपए आ रहा था 800 रुपए आ रहा था, ठीक है, नहीं 800 नहीं 750 रुपए उसमें आ रहा था, आपका रो मिनिमा में आ रहा था। रो मिनिमा में आपका सबसे कम रुपए आ रहा था, कितना आ रहा था देखिए 750 रुपए आ रहा था।
यहां पर आपका 750 रुपए आ रहा था। उसके बाद सबसे कम किस में आया, उसके बाद आया आपका 800 रुपए नॉर्थ वेस्ट मेथड में। उसके बाद आपका सबसे कम रुपए आ रहा है आपका इसमें आ रहा है 900 रुपए आ रहा है आपके लीस्ट कॉस्ट मेथड में, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा रुपए आया है 1175, ये मेरा कॉलम मिनिमम में आया है। अब हम लोग जो मेन आता है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो मेन आता है, ठीक है, ये हमारा आता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। अब समझते हैं ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। देखिए मैं फिर से इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, हम हर रो और कॉलम में ये चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना था, और अगर हम उस मिनिमम कॉस्ट को कंसीडर ना करके उससे मैक्सिमम कॉस्ट में जाते तो हमें कितना पेनाल्टी लगता। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वी कैलकुलेट पेनाल्टी। यहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले हम यहां पर कैलकुलेट पेनाल्टी करते हैं, ठीक है। और जहां पर भी हमें सबसे ज्यादा पेनाल्टी लगता है वहां पर हम क्या करते हैं, एलोकेशन कर देते हैं। मैं समझाता हूं क्या हो रहा है यहां पर। मेरे पास ये सवाल है, मेरे पास ये सवाल है, मैं एक एक रो और एक एक कॉलम को यहां पर चेक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कॉलम 1 पे आता हूं। कॉलम 1 पे मेरे पास मिनिमम रुपए कितना है, 0 है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसके थ्रू अगर मैं ट्रांसपोर्ट करूं तो यहां पर मेरे को 0 रुपए लगेगा। अगर मैं इसको ना करूं और इसके जस्ट बाद वाला महंगा वाला देखूं तो 2 रुपए है, तो यहां पर मेरे को पेनाल्टी कितनी लग रही है, यहां पर इसको मैं येलो से डिनोट कर देता हूं, यहां पर जो मेरे को पेनाल्टी लग रही है फ्रेंड्स वो 2 रुपए लग रही है, ठीक है। सेम यहां पर भी करेंगे, यहां पर पेनाल्टी कितनी लग रही है, 3 रुपए लग रही है। क्यों, क्योंकि मिनिमम 0 है और उसके बाद वाला क्या है, 3 है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम देखना है आपको, उसके बाद उससे महंगा वाला देखना है, और दोनों में डिफरेंस देखना है, तो वो क्या बन जाता है, पेनाल्टी बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे कम है 0 और उसके बाद है 1, तो यहां पर पेनाल्टी कितना बन गया, 1, ठीक है। सेम यहां पर करिए, रो में करिए, यहां पर कितना है पेनाल्टी, यहां तो 0 पेनाल्टी है क्योंकि यहां पर भी 0 है, मैक्सिमम और मिनिमम भी 0 है। यहां पे मिनिमम है 2 और उसके बाद वाला 5, तो यहां पर कितना पेनाल्टी लग रहा है, 3 पेनाल्टी लग रहा है, ठीक है। यहां पर कितना मिनिमम 1 और यहां पर 3, तो यहां पर पेनाल्टी कितना लग रहा है, 2 पेनाल्टी लग रहा है। यहां पे 2 है और 4 है, तो यहां पर भी कितना पेनाल्टी लग रहा है, 2 पेनाल्टी आपका लग रहा है, ठीक है। ओके चलिए 2 सेकंड, ओके नाउ चलिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग के पास ये जो पेनाल्टी आया फ्रेंड्स, हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग यही चाहेंगे ना कि हमारा जो पेनाल्टी हो, ठीक है। पेनाल्टी किसको पे करना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको जो भी पेनाल्टी लग रहा है तो वो क्या चाह रहा है, उसका पेनाल्टी मिनिमाइज हो या पेनाल्टी उसका ना लगे। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर हम लोग मैक्सिमम पेनाल्टी को देखते हैं। तो मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सी आपकी, ये 3 है और यहां पर ये 3 है, ठीक है। तो आप वहां पर क्या करिए, उस पेनाल्टी में जाइए और उसका जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, आप पेनाल्टी को चेक करिए और पेनाल्टी का सबसे जो मिनिमम कॉस्ट होता है ना उसको आप लोग क्या कर दीजिए, एलोकेट कर दीजिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लेकिन यहां पर जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है और यहां पर जो मिनिमम कॉस्ट है 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है यहां पर ये जो 0 है इसको हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो यहां पर जब मैं इसको एलोकेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो गया 0 और ये कितना बच गया आपका 75। तो यहां पर क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पर ये कट गया, यहां पर क्या हुआ, कट गया। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यहां पर मैं क्या आप लोगों से करवाना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को पेनाल्टी दिया, मैंने आप लोगों को क्या किया, बताया कि पेनाल्टी आप निकालिए। पेनाल्टी निकाल के आप लोग जो सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी है उस मैक्सिमम पेनाल्टी के अकॉर्डिंग जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको क्या कर दीजिए, एलोकेट कर दीजिए, ठीक। चलो अब यहां पर मैंने एलोकेट किया, ये मेरा कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा एक तो कट गया यहां पर। तो यहां पर देखिए फिर से अगर मैं पेनाल्टी कैलकुलेट करूं तो यहां पर अब देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर अभी आ जाएगा 3, ठीक है। इसमें 2 5, यहां पर क्या है 3 4, यहां पर आ गया 1 और यहां पर कितना है 1 2, ये आ गया 1, ठीक है, ओके। और यहां पर ये जो होगा, क्योंकि यहां पर कॉलम कटा है तो ये तीनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 2
2 और यहां पर कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास फिर से क्या हो गया, यहां पर भी 3 आ गया, यहां पर भी 3 आ गया। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, यहां पर किसी को भी आप एलोकेट कर सकते हैं। तो मैं यहां से एलोकेट कर दे रहा हूं, मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां से एलोकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं इस 2 को एलोकेट कर रहा हूं, यहां से मैं इसको 50 दे सकता हूं, ये मेरा 0 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 75 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 75। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको कट कर दूंगा, यहां पर मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, कट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ये कट हो गया, तो यहां पर अब मैं फिर से पेनाल्टी निकालूंगा। तो यहां पर पेनाल्टी क्या हो गया, यहां पर आ गया 4, यहां पर पेनाल्टी आ गया 1, ठीक है, यहां पर पेनाल्टी आ गया 6, ठीक है, यहां पर पेनाल्टी आ रहा है 2 और यहां पर भी पेनाल्टी कितना है 2। चेक कर लीजिए आप लोग। अब यहां पर मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सा लग रहा है, अब यहां पर मैक्सिमम पेनाल्टी 6 है। तो अब हम लोगों को ज्यादा कुछ देखना नहीं है, 6 के अकॉर्डिंग जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसको आप एलोकेट कर दीजिए। तो यहां पर आपका लगेगा 75, तो ये आपका हो गया 0 और ये आपका कितना बच गया 25। तो यहां पर ये क्या किया हमने, इसको यहां पर ये काट दिया। तो एक बार मैंने इसको यहां पर काटा, तो देखिए अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे एक बार और यहां पर पेनाल्टी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लगेगा मेरा 4, यहां पर लगेगा मेरा 1, ठीक है, और यहां पर मेरा ये 2 4 यहां पर लगेगा मेरा 2 और यहां पर मेरा लगेगा 3। ठीक है, अब यहां पर भी चेक करिए मैक्सिमम पेनाल्टी कहां पर है, तो ये वाला पेनाल्टी सबसे मैक्सिमम है। इस पेनाल्टी के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है आपका, इस पेनाल्टी के अकॉर्डिंग मिनिमम कॉस्ट है 2, तो यहां पर मैं कर दिया इसको 100, ये हो गया 0 और ये क्या कितना बच गया 50। तो ये कितना हो गया, यहां पर मैंने इसको काट दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 2 ही बचा, मेरे पास 3 बचा और 4 बचा। तो देखिए 4 को मैं दूंगा 50, ठीक है, तो ये हो गया 0 और 3 को मैं कितना एलोकेट करूंगा 25, ये भी कितना हो गया 0 और यहां पर 25 प्लस 50 75, तो ये भी कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग चेक कर रहे हैं तो टोटल यहां पर हर जगह 0 आ जा रहा है, सब जगह हर जगह यहां पर 0 आ जा रहा है और यहां पर 0 आ जा रहा है और टोटल एलोकेशन कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप टोटल कॉस्ट निकाल के देखिए, देखिए अब मैं यहां पर आप लोगों को टोटल कॉस्ट निकाल के बता रहा हूं। टोटल कॉस्ट तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 100 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 4 50 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 1 प्लस आपका 50 इंटू 2 प्लस 75 इंटू 0 75 इंटू 0। तो यहां पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है 200 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 100 400 500 600 650 रुपए। अगर आप टोटल कॉस्ट को देख रहे हैं तो यहां पर सभी के लिए जो मैंने टोटल कॉस्ट निकाला है ये सबसे मिनिमम किसके लिए लिया आया है, ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन के लिए मिनिमम आया है। इसलिए जो आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बाकी सब जगह के लिए देखेंगे, एक बार आपका कॉस्ट आ रहा था 800 750 900 1150 और 650, ये सारा आपका वैल्यू आ रहा था और देखिए 650 किसके लिए आ रहा था, वोगल्स के लिए आ रहा था। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉस्ट लगता है वो सबसे मिनिमम लगता है। ठीक है, तो अगर आपके मम्मी पापा अगर ट्रक बिजनेस में है, अगर आपके पापा जो है ट्रक के बिजनेस में है, तो वहां आप कोशिश कर सकते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाने का और वहां से आप टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। यहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम असाइनमेंट मॉडल को पढ़ लेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इजी है, एक लेक्चर का खेल है, उसको भी हम वहां पर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद असाइनमेंट के बाद बहुत ज्यादा हमारा सिलेबस बच नहीं जाएगा, तो वहां पर हम लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम वर्क स्टडी को करेंगे और उसके बाद लगभग हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम जो ग्रुप जो है हमारा जी सेवियर सिविल मैकेनिकल, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए। उसमें जो भी आपको डाउट्स है वो आप डाउट्स को क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहां आपको क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, आप उसको सॉल्व करके दीजिए, आपको डेफिनेटली वो सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ओके, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।